हाय फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैंने कल वाले दिन आप लोगों को बताया था पुर्तगालियों के पतन के कारण, ठीक है ना। वो टॉपिक जो था वो आधा ही रह गया था क्योंकि थोड़ा सा लाइट का इश्यू हो गया था, लाइट चली गई थी और इन्वर्टर कनेक्शन इस रूम में जहाँ पे मैं रिकॉर्ड करता हूँ वहाँ पे है नहीं। तो पुर्तगालियों के पतन के कारण में हम लोग शायद स्टार्ट ही कर पाए थे, ठीक है ना। तो अभी इसको फिर से स्टार्ट कर लेंगे। और फरवरी में RO का भी एग्ज़ाम है। तो मैं उससे पहले ही जितना भी मॉडर्न इंडिया का रहेगा ना टॉपिक, और RO के लिए इतना अच्छा, मतलब इतना अच्छा फैक्ट जो भी रहेगा आपका पूरा, जो भी RO में पूछा जाएगा मॉडर्न इंडिया से, तो मान के चलिए कि 90% तक मैं आपका कंप्लीट करवा दूंगा। शायद ही कोई ऐसा फैक्ट हो जो वो पूछ लें और मैंने ना पढ़ाया हो, तो ऐसा कोई फैक्ट नहीं रहेगा जो मैं कवर ना करवाऊँ आपका, ठीक है ना। बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट रहेंगे, जितने भी फैक्ट्स रहेंगे, सारे के सारे ही मैं कवर करवा के ही आपको मॉडर्न इंडिया जितना भी रहेगा पूरा ही सारा कॉन्सेप्ट वाइज और फैक्ट वाइज सारा कवर करवा दूंगा। और उसके बाद में मई में रहेगा PCS का। तो PCS के लिए भी हाँ, जितना मैं स्टेप दे रहा हूँ PCS के लिए सफिशेंट है। तो आप लोगों को क्या करना है कि बस मुझे थोड़ा सा बताना है कि अगर मैं कुछ आप लोगों को और बेटर दे सकता हूँ, या फिर कुछ आप लोगों को और स्टेप चाहिए है, या कुछ भी जो आपको सही लगता हो, आप हाँ कमेंट बताइएगा। आज के वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक या फिर अपना चैनल का नंबर जो भी होगा ना वो आपको दे दूंगा। आप उस पर हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, और या फिर आपको कोई और जानकारी लेनी हो तो फिर आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं यूट्यूब पे ही। कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो या कुछ भी हो, तो हर चीज़ किसी चीज़ का सोल्यूशन होता है, बस आपको देखना है कि सोल्यूशन कैसे मिल सकता है आपको। तो आप जो है थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा, धीरे धीरे हम आपको सारा ही मॉडर्न इंडिया कंप्लीट करवा देंगे। और उसके बाद में फिर मॉडर्न इंडिया कंप्लीट होने के बाद में मैं सोच रहा हूँ कि आपको एंशिएंट से स्टार्ट करके पूरा ही, मतलब एंशिएंट से मेडिएवल, मेडिएवल से मॉडर्न, पूरा हिस्ट्री जो है ना, बाय फैक्ट बाय कॉन्सेप्ट सारा ही क्लियर करवाऊँगा। और जो भी क्वेश्चन रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, या फिर जो भी रहेगा जो एग्ज़ाम से पूछा जा सकता है, या जो भी जितना भी रहेगा स्टेप, मैं सारा ही स्टेप आपको करवा दूँगा। बस आपको समझना ये है कि थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना है, क्योंकि बिना पेशेंस के तो कुछ नहीं हो सकता। और समय दीजिए, क्लास को देखिए तो उसको पूरा देखिए। पूरा देखने से क्या होता है कि मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ या कुछ समझा रहा हूँ तो वो आपको, वो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो उसको भी थोड़ा सा टाइम दीजिए, समझिए चीज़ों को। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या फिर आपको लग रहा है कि मैं नहीं सही पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी है, तो उसका भी हमको फीडबैक दीजिए, मैं बेटर करूँगा आपके लिए जो भी कर सकता हूँ। मॉडर्न इंडिया मान के चलिए कि फरवरी तक, RO के एग्ज़ाम से पहले शायद फरवरी फर्स्ट वीक या लास्ट वीक दिखा रहा था कुछ, मार्च फर्स्ट वीक। तो जो जब भी हो रहा है ना, तब तक तो मैं इसको मॉडर्न इंडिया को आपका पूरा का पूरा कवर कर दूंगा। बस आपको जो है थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना है, और क्लास पूरी देखनी है हमेशा ही, और सब्सक्राइब भी कर देना है। क्योंकि अगर मुझे कोई, जैसे कि कोई भी कोई काम करता है, तो मैं ये मान के नहीं चलता हूँ कि मुझे कोई प्रॉफिट चाहिए, मैं ये सोच के नहीं चल रहा हूँ कि मुझे आप लोगों से कोई प्रॉफिट चाहिए। बट कहने का मतलब यहाँ पे है, एक जैसे मैं क्लासेस लेता रहा हूँ, कोई वीडियोस देख रहा है, सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, तो उनका मतलब नहीं रहेगा ना फिर। अब जैसे कि सब्सक्राइब कर देंगे तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए और ज़्यादा बेटर मैं दे पाऊँगा, थोड़ा सा आप लोगों के लिए कुछ और कर पाऊँगा। तो मेरा सिर्फ और सिर्फ पर्पज़ ये है, यही है कि आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करना। तो अगर उसमें भी कोई अगर कमी आ रही है कुछ भी, तो आप मुझे प्लीज़ बताइए कि मैं क्या बेटर करूँ आपके लिए, और जैसा भी आपको सही लगे मुझे फीडबैक दीजिए, ठीक है ना। तो हम लोगों का कल का टॉपिक था पुर्तगालियों के पतन के कारण। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, पुर्तगालियों के पतन के कारण। कुछ आधा ही टॉपिक ये छूट गया था बीच में, बट आज फिर से मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। हेडिंग पढ़ी रहने देते हैं, बाकी हटा देते हैं। और पढ़ते रहिए और इन्जॉय करते रहिए।
पुर्तगालियों के पतन के कारण। तो पुर्तगालियों के पतन, मैंने कल पुर्तगालियों के बारे में आपको बताया था, पुर्तगालियों के द्वारा भारत लाई गई वस्तु क्या क्या थी, संतरी और वगैरह वगैरह जो भी था सारा कुछ बताया था। और पुर्तगालियों ने के 3 अभियान हुए थे, जैसे कि वो भी बताया था। प्रथम अभियान वास्को डी गामा, द्वितीय अभियान, फिर तृतीय अभियान, तो वो बताया था। और उसके बाद में पुर्तगालियों ने कैसे अपना साम्राज्य स्थापित किया, किसने समुद्री व्यापार किया, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने जैसे कि समुद्री साम्राज्य की स्थापना की, और अल्बुकर्क ने क्या किया था, अल्बुकर्क ने पुर्तगाली साम्राज्य की भारत में स्थापना की थी। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको कल बताई थी, वो पीछे वाली जो क्लासेस हैं उनको आप देख लीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज हमको क्या स्टार्ट करना है, पुर्तगालियों के पतन के कारण। तो पुर्तगालियों के पतन के कारण में नंबर 1 टॉपिक डालिए, यूरोपीय चुनौतीपूर्ण प्रतिबद्धता। अब यहाँ पे समझिएगा, यूरोपीय चुनौतीपूर्ण प्रतिबद्धता का मतलब क्या है। यूरोपीय चुनौतीपूर्ण प्रतिबद्धता, उसका मतलब ये रहता है कि जैसे कि यूरोप से बहुत सारे व्यापार वाणिज्य करने आए, और उसमें क्या रहा कि फिर उनके आपस में ही संघर्ष होने लगे। आपस में ही संघर्ष होने से क्या हुआ कि उनके बीच व्यापार वाणिज्य में प्रतिबद्धता आ गई, संघर्ष आ गया। संघर्ष आने के कारण क्या हुआ कि अब जहाँ पहले उन्हें मुनाफा हो रहा था, ज़्यादा व्यापार वाणिज्य कर पा रहे थे, ज़्यादा कम अधिक मुनाफे में, अब क्या वही मुनाफा कम हो गया, जब संघर्ष होने लगा। तो अब वहीं पे 4 लोग स्थापित हो गए या 5 लोग स्थापित हो गए, तो क्या होगा, मुनाफा कम हो जाएगा, प्रतिबद्धता हो जाएगी, संघर्ष जारी हो जाएगा। उससे क्या हुआ कि इनके लिए चुनौतीपूर्ण प्रतिबद्धता हो गई। ठीक है ना। मेन जो चुनौतीपूर्ण प्रतिबद्धता किसके कारण हुई थी, डच व अंग्रेजों के कारण। ठीक है ना, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। ओके, और नंबर 2 लिखिए, ब्राजील की खोज हुई जिसके परिणाम स्वरूप पुर्तगालियों ने भारत के स्थान पर, ब्राजील की खोज हुई जिसके परिणाम स्वरूप पुर्तगालियों ने भारत के स्थान पर अन्य उपनिवेशों पर प्राथमिकतापूर्ण ध्यान दिया। ठीक है ना, कहने का तात्पर्य ये है कि ब्राज़ील की खोज हुई। ठीक है ना, तो पुर्तगालियों ने क्या किया कि उन्होंने अन्य उपनिवेश जो थे, ब्राज़ील है और भी जितने भी अन्य उपनिवेश थे भारत के अलावा, जहाँ पे व्यापार वाणिज्य किया जा सकता था, वहाँ पे भी अपना प्राथमिकता देनी चालू कर दी। ठीक है ना। फिर इनका पतन का कारण और क्या था, बलात् धर्म परिवर्तन। अब ये बलात् धर्म परिवर्तन समझ लीजिए एक बार। बलात् धर्म परिवर्तन का मतलब ये था कि पुर्तगाली जब यहाँ पर आए थे तो उनकी मंशा तो यहाँ पर व्यापार वाणिज्य करने की थी, लेकिन वो एक अपना आधिपत्य स्थापित करना चाह रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि उनके जो पुर्तगाली पुरुष थे उनसे बोला कि यहाँ की जो महिलाएं हैं उनसे आप वैवाहिक संबंध बनाइए, जिससे कि हमारी जनसंख्या में विस्तार हो, जिससे कि हमारा साम्राज्य स्थापित हो। ऐसे ही नींव डालनी चाहिए, इसको कोई हिला ना सके। ठीक है ना, इसका मतलब बलात् धर्म परिवर्तन। फिर उसके बाद डालिए चौथा पतन का कारण, जनसंख्या में या
फिर डालिए जनसंख्या विस्तार की नीति। ठीक, 5वां पॉइंट डालिए, क्षेत्रीय भारतीय शक्तियों के साथ ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है एक बार एग्जाम में कि किस पुर्तगालियों के किस साम्राज्य के साथ में मधुर संबंध थे और बाकी के साथ थे नहीं, तो किस ऐसा कौन सा साम्राज्य था जिसके साथ में पुर्तगालियों के मधुर संबंध थे। तो मैंने कल आपको बताया था कि विजयनगर साम्राज्य जो था उसके साथ ही केवल पुर्तगालियों के मधुर संबंध थे। ठीक है ना, लिखिए क्षेत्रीय भारतीय साथ शत्रुतापूर्ण संबंध। ठीक है ना, ये क्या करते थे, जितने भारतीय क्षेत्रीय साम्राज्य थे, ये शक्तियां थी, उनके साथ शत्रुतापूर्ण इनके संबंध थे। अब बाद में लिख लीजिए विजयनगर साम्राज्य। ठीक है ना, केवल विजयनगर साम्राज्य के साथ में इनके मधुर संबंध थे, बाकी जितनी भी भारतीय क्षेत्रीय शक्तियां थी उनके साथ में इनके ऐसे व्यवहार थे, शत्रुतापूर्ण व्यवहार थे। ठीक है ना, अब हम लोग एक और इसको हटा दे रहे हैं। पॉइंट नंबर 6 डालिए, समुद्री शक्ति। मैंने बताया था ना, समुद्री शक्ति जो परमिट जारी होता था और वो आर्मेडा प्रणाली जो बताई थी, कॉटेज आर्मेडा प्रणाली, उसमें क्या होता है, ये परमिट जारी करते थे दूसरों को, उसको एक शक्ति के रूप में उभर आए थे समुद्र में। इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था समुद्र में, तो परमिट जारी करते थे। जब तक परमिट नहीं जारी होता था, ये किसी को आवागमन की, वाणिज्य व्यापार करने की अनुमति प्रदान नहीं होती थी। तो ये इनका एक और पतन का कारण था। लिखिए समुद्री शक्ति व सत्ता का दुरुपयोग। समुद्री शक्ति व सत्ता का दुरुपयोग। ठीक है ना, इसको नीचे वाले को हटा दे रहा हूं। ठीक है ना, दुरुपयोग आगे इसी में लिखिएगा, प्रतिबंधात्मक व प्रतिबंधात्मक व हस्तक्षेपकारी समुद्री व मसाला व्यापार का एकाधिकार। कहने का मतलब ये है, समुद्री शक्ति, समुद्र में इन्होंने अपनी एक शक्ति और एक साम्राज्य स्थापित कर लिया था और सत्ता का दुरुपयोग करते थे। ठीक है ना, प्रतिबंधात्मक व हस्तक्षेपकारी होगा, सॉरी, हस्तक्षेपकारी। तो यहाँ पे क्या होगा, हस्तक्षेपकारी समुद्री व मसाला व्यापार का अधिकार। कहने का तात्पर्य यह है प्रतिबंधात्मक, मतलब कि किसी से भी, ज़्यादातर जितने भी व्यापार वाणिज्य करने आ रहे थे उन लोगों को क्या होता था कि परमिट जारी करवाना पड़ता था इनसे, समुद्र में आवागमन के लिए
वो, और हस्तक्षेप आदि समुद्री और मसाला व्यापार का ये हस्तक्षेप करते थे। मतलब कि अगर कोई परमिट नहीं जारी करवा रहा है तो हस्तक्षेप करना, या फिर कुछ और जिनसे कि लोगों को दिक्कतें होती थी समुद्र में व्यापार करने से इनके थ्रू। और मसाला व्यापार का अधिकार, जो मसाला व्यापार होता था भारत से, उस पर इन्होंने अपना एकाधिकार जमा रखा था। मतलब कि मसाला व्यापार जो था उस केवल यही कर सकते थे, बाकी कोई और अन्य नहीं। ठीक है, तो मसाला व्यापार का अधिकार। तो ये जितने भी मैंने आपको पॉइंट लिखवाए थे 6 पॉइंट, इसमें क्या बताया कि पुर्तगालियों के पतन के क्या कारण थे। ठीक है ना। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा डच। तो डच में क्या है, डच कंपनी की स्थापना कैसे होती है, डच कंपनी का भारत आगमन कैसे हो रहा है, और उनके व्यापारिक केंद्र फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थापित होती हैं, वो सारा ही अब आपको पढ़ना है। ठीक है ना। तो इसको हटा दे रहा हूँ, फिर मैं आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। ठीक है ना। ब्लू पेन शायद आज थोड़ा सा लाइट आ रहा है इसका कलर, तो मैं ब्लैक का यूज़ करूँगा। आप हेडिंग जो होगी वो आपकी रेड से करवा दूंगा, बाकी ब्लैक से। ठीक है ना। आज की हेडिंग रहेगी डच। ठीक है, लिखिए डच, इसमें नोट करिए। डच कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई। डच कंपनी की स्थापना कब हुई? 1602 ईस्वी में। ठीक है। डच कंपनी की स्थापना मतलब भारत में डच कंपनी की स्थापना नहीं है अभी। ये जो डच कंपनी जो यहाँ भारत व्यापार वाणिज्य करने आई थी, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1602 में। ठीक है ना। अब देखिए डच कंपनी का भारत आगमन, पॉइंट नंबर 2 डालिए। डच कंपनी का भारत आगमन, डच कंपनी का भारत आगमन कब हुआ? 1605 में। डच कंपनी का भारत आगमन 1605 ईस्वी में हुआ। ठीक, अब एक लिख लीजिए, डच कंपनी का भारत से, डच कंपनी का भारत से जाना कब होता है? 1759 में। ठीक है, मतलब भारत से चली जाती है 1759 में। ठीक है ना। इसका कारण क्या था, यहाँ पे लीजिए, भारत से जाने का कारण क्या था? ठीक है, आंग्ल डच संघर्ष, आंग्ल मतलब अंग्रेज। ठीक है ना। आंग्ल डच संघर्ष, बेदरा के युद्ध में, एक युद्ध हुआ था बेदरा का युद्ध। आंग्ल डच संघर्ष, बेदरा के युद्ध में डचों की हार, आंग्ल डच संघर्ष बेदरा के युद्ध में डचों की हार तथा शर्त के अनुसार
क्या हुआ था समझिए, आंगन डच संघर्ष हुआ, ठीक है, अंग्रेजों और डचों का संघर्ष हुआ। तो उसमें क्या हुआ कि इनकी भी शर्त रखी थी कि जो भी हार जाएगा ना वो भारत छोड़ देगा, अपना जो व्यापार वाणिज्य है वो दक्षिण पूर्व एशिया, मलेशिया व इंडोनेशिया में करेगा, भारत में नहीं करेगा, ठीक है ना। तो क्या हुआ, आंग्ल डच संघर्ष बेदरा के युद्ध में डचों की हार तथा शर्त के अनुसार इन्हें भारत छोड़ देना था, इन्हें भारत को छोड़ देना था और दक्षिण पूर्व एशिया दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में कहाँ, मलेशिया व इंडोनेशिया, मलेशिया व इंडोनेशिया में व्यापार वाणिज्य करना था। में व्यापार वाणिज्य करना था। आंग्ल डच संघर्ष हुआ और उनके भी शर्त रखी गई कि जो भी इस युद्ध में हार जाएगा, इसको बेदरा के युद्ध बोलते हैं, हार जाएगा वो भारत को छोड़ देगा, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि डचों को भारत छोड़ना पड़ा। बदले में, इसके बदले में क्या होता है कि बदले में अंग्रेज जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया छोड़ देंगे, ठीक है ना, मतलब कि भारत को डच छोड़ देंगे, दक्षिण पूर्व एशिया को अंग्रेज छोड़ देंगे। तो यहाँ पे ऐसे इसके नीचे ही ऐसे लिख लीजिएगा, बदले में अंग्रेज दक्षिण पूर्व एशिया छोड़ देंगे। ये मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे नोट करना नीचे, ठीक है ना। इसके बदले में अंग्रेज दक्षिण पूर्व एशिया छोड़ देंगे, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए। तो इसी तरह हमको पढ़ते रहना है और क्लास को जितना आप टाइम दे पाएँ उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि मैं जितना भी आपको नोट डाउन करवाऊँगा बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर और इतना अच्छे से पढ़ाऊँगा कि आप लोगों को शायद ही, अगर आप अच्छे से क्लास ले रहे हो तो शायद ही कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटे। बस आपको क्लास पूरी देखना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है। और कुछ अगर आपको मैं लग रहा है कि मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ अच्छे से, तो आप मुझे उसकी फीडबैक दीजिए, ठीक है ना। तो अब इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब हेडिंग डालिए आप, हेडिंग नहीं अभी इसका, हाँ, जो डच कंपनी यहाँ पे आई थी उसका नाम, बहुत बार ऐसा पूछ लेते हैं कि डच कंपनी का नाम क्या था, बहुत कम जगह पर मिलता है कि डच कंपनी जो भारत आई थी उसका नाम क्या था। तो अंग्रेज को तो सबको ही पता है, ठीक है ना, कि अंग्रेज ब्रिटिश कंपनी कौन सी थी जो भारत आई थी, डच वाले का थोड़ा सा नहीं पता होता है, तो उसको नोट कर लीजिए। क्या नोट करना है, डच कंपनी का नाम, इसके नीचे ही रखिएगा, जो अभी आपने नोट किया है ना उसके नीचे ही डालिएगा डच कंपनी का नाम। वेरिंग ओस्ट इंडिसे कंपनी, ओस्त इंडिसे
ठीक है ना। और लिखिएगा, एक तो ये हुआ, दूसरा है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। दो कंपनियां थी जो दोनों का आपस में मिला के दिया गया था, वो भारत में व्यापार वाणिज्य कर रही थी। तो ये दोनों का ही नाम है, ठीक है ना। आपसे कोई भी पूछ सकता है इनमें से, जो भी पूछे आप किसी में भी टिक कर सकते हैं। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, ऑफ वो तो मैंने आपको बता ही दिया था कि इसका आगमन कब होता है, 1605 में, ठीक है ना। डच कंपनी का भारत आगमन कब हुआ, 1605 में। कंपनी का नाम था वेरिंग ओस्ट इंडिसे कंपनी। और दो कंपनियां मिलकर भारत आई थी, डच कंपनियां दो मिलकर, तो उसमें दूसरी का नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, ठीक है ना। तो उसको नोट कर लीजिए, फिर मैं हटा रहा हूँ उसको। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, हम लोगों ने डच स्टार्ट कर दिया है। और कल की क्लास में हम लोगों को क्या देखना है, कल की क्लास में हमको देखना है डच व्यापारिक कंपनी, जो भी डच व्यापारिक कंपनी है उसकी जो केंद्र और फैक्ट्री। जैसे मैंने पुर्तगालियों के बारे में आपको बताया था कि उनकी केंद्र और फैक्ट्रियाँ क्या थी, कहाँ पे वो सबसे पहली फैक्ट्री स्थापित की, कहाँ पे दूसरी की, बाय डेट और बाय प्लेस जैसे बताया था। वैसे ही इनकी जितनी भी फैक्ट्रियाँ थी, कहाँ पे इन्होंने, जैसे मसूलीपट्टनम में सबसे पहली फैक्ट्री स्थापित की, और 1605 में कहाँ पे इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया, कहाँ को उन्होंने अपनी राजधानी बनाई, वो सारी चीज़ें हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल की क्लास में क्या रहेगा, इनके जो व्यापारिक कंपनियां और इनके जो केंद्र हैं वो हम लोग देखेंगे। और थोड़ा सा टॉपिक को, कल की क्लास थोड़ी सी बड़ी रहेगी, एटलीस्ट 1 आवर की, ठीक है ना। उसमें हम लोग काफ़ी कॉन्सेप्ट और काफ़ी टॉपिक क्लियर कर लेंगे। बस आप लोग थोड़ा सा सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिएगा, बताते रहिएगा कि कैसे और बेटर हो सकता है आप लोगों के लिए। ओके, थैंक यू।